दोस्तों ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। समय है साल 1823 का। चारों तरफ घना जंगल और अंदर करीब 45 शिकारी अपना डेरा लगाए बैठे हैं। इनका काम सीधा है, जंगली जानवरों को मारो, उनकी खाल बेचो और पैसा कमाओ। इसी गैंग में एक बंदा है ह्यू ग्लास और उसके साथ उसका बेटा हॉक। शुरुआत में सब मस्त चल रहा होता है, लेकिन अचानक पूरा गेम उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि एकदम से एक खतरनाक आदिवासी कबीला इन पर अटैक कर देता है। हमला इतना तेज कि कई लोग मौके पर ही खत्म। अब ये कोई रैंडम हमला नहीं था, इसके पीछे सॉलिड वजह थी। कबीले के सरदार की बेटी गायब है और उन्हें पूरा शक है कि ये काम इन्हीं शिकारियों का है। बस इसी गुस्से में वो बिना बात सुने टूट पड़ते हैं और बड़ी बेरहमी से आधे से ज्यादा लोगों को मार डालते हैं। हालत ये बनती है कि 45 में से सिर्फ 10 लोग बचते हैं और ये बचे हुए लोग जान बचाने के लिए तुरंत नाव पकड़कर वहां से निकल लेते हैं। लेकिन असली टेंशन यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये पूरा इलाका उसी कबीले का है और नदी में चलती नाव कभी भी उनकी नजर में आ सकती है। मतलब खतरा अभी भी सिर पर है। सबके दिमाग में डर घूम रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें। तभी सबकी नजर ग्लास पर जाती है। अब बोल भाई, क्या प्लान है? ग्लास बिना टाइम वेस्ट किए बोलता है, नदी छोड़ो, जमीन पकड़ो। लेकिन ग्रुप का एक बंदा तुरंत विरोध करता है, जमीन से गए तो जल्दी मरेंगे और रास्ता भी लंबा है, हफ्ते लग जाएंगे। तभी कैप्टन बीच में आता है और बोलता है कि इस इलाके को सबसे अच्छे से ग्लास जानता है, अब वही हमें सेफ लेकर जाएगा। बस फाइनल कॉल हो जाता है। सब लोग नाव से उतरते हैं और नाव को जानबूझकर बहने देते हैं ताकि आदिवासी उसे देखकर गलत दिशा में निकल जाएं और ये लोग चुपचाप दूर खिसक जाएं। जमीन पर आते ही ये अपनी कीमती खानों को पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि कभी लौटे तो वापस मिल जाएं। और फिर शुरू होता है असली सर्वाइवल मोड। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन ठंड है, क्योंकि मौसम पलटने वाला है और ये ठंड जानलेवा हो सकती है। ऊपर से रास्ता लंबा और रिस्की, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं, इसलिए सब आगे बढ़ते हैं। पूरा दिन चलने के बाद रात को ये लोग जंगल में ही रुकते हैं और अगली सुबह एक बड़ा झटका मिलता है। आदिवासी उनकी छोड़ी हुई नाव तक पहुंच जाते हैं। नाव खाली देखकर उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये लोग पैदल जंगल के रास्ते निकले हैं। जमीन पर पैरों के निशान भी मिल जाते हैं जो सीधा उत्तर की तरफ जा रहे होते हैं और बस फिर पूरा कबीला उसी दिशा में इनके पीछे निकल पड़ता है। अब सीन ये है, आगे ये 10 लोग जान बचाकर भाग रहे हैं और पीछे से पूरा कबीला हाथ धोकर पीछे लगा है। पूरा दिन चलने के बाद ये रात को एक जगह डेरा डालते हैं और अगली सुबह ग्लास सबसे पहले उठकर अपनी बंदूक लेकर अकेला जंगल में गश्त मारने निकल जाता है। तभी उसे अजीब सा फील होता है, जैसे कोई आसपास हो, और वो अचानक रुक जाता है। सामने उसे भालू के छोटे बच्चे दिखते हैं और वो समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाए, एक विशाल भालू उस पर टूट पड़ता है। बंदूक हाथ से छूट जाती है और भालू उसे बुरी तरह घायल कर देता है। ग्लास खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। भालू थोड़ा पीछे हटता है और उसी टाइम ग्लास किसी तरह बंदूक उठा लेता है, लेकिन भालू फिर से अटैक करता है। इस बार ग्लास गोली चला देता है, लेकिन भालू इतना ताकतवर कि उसे खास फर्क नहीं पड़ता और वो ग्लास को लगभग खत्म कर देता है। कुछ सेकंड बाद भालू फिर पीछे जाता है और अब ग्लास अपनी आखिरी ताकत से चाकू निकालता है। आखिरी बार भालू हमला करता है और अब सीधा फाइनल टकराव होता है। ग्लास लगातार चाकू मारता है और दोनों लड़ते लड़ते ढलान से नीचे लुढ़क जाते हैं और आखिर में भालू उसी के ऊपर गिर जाता है। भालू वहीं ढेर, लेकिन ग्लास की हालत भी क्रिटिकल। गला बुरी तरह जख्मी, शरीर पर गहरे घाव, हिलना तक मुश्किल। वो दर्द से करहा रहा होता है। तभी उसके साथी उसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं और ये सीन देखकर शॉक हो जाते हैं। किसी तरह भालू को हटाकर ग्लास को वापस लाते हैं। ग्रुप का एक आदमी उसके गर्दन के घाव सिलने की कोशिश करता है, लेकिन हालत इतनी खराब कि सबको लगता है ये ज्यादा देर नहीं बचेगा। ऊपर से उसका पैर भी टूट चुका है, मतलब वो चलने लायक भी नहीं है। तभी दूसरी तरफ दिखता है कि आदिवासी अब और खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें इन लोगों की खालें मिल गई हैं और उनके बदले उन्होंने बंदूक और घोड़े ले लिए हैं। पहले वो तीर कमान से हमला करते थे, लेकिन अब उनके पास ज्यादा पावरफुल हथियार है, यानी खतरा डबल। इधर ये लोग ग्लास को बचाने के लिए लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं और उसे उठाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता चढ़ाई वाला है और उसे लेकर ऊपर जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि कैप्टन एक सख्त फैसला लेने को मजबूर हो जाता है और अपने आदमी से कहता है कि इसके मुंह पर कपड़ा रखो। असल में वो ग्लास को गोली मारकर उसकी तकलीफ खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्लास अब नहीं बचेगा। लेकिन तभी ग्लास का बेटा बीच में आकर मना कर देता है और ये देखकर कैप्टन का दिल बदल जाता है। वो अपना फैसला वापस ले लेता है और फिर अपने आदमियों से कहता है कि जो भी यहाँ ग्लास के साथ रुकेगा उसे कंपनी की तरफ से $70 मिलेंगे, क्योंकि ग्लास ने पहले सबकी जान बचाई थी और वो चाहते हैं कि उसे ऐसे ही अकेला छोड़कर ना जाएं, बल्कि उसकी देखभाल करें और जब उसकी मौत हो जाए तो उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार करें और उसके बाद ही बाकी लोग वापस लौटें। अब मामला और गंभीर हो जाता है। ग्लास की हालत देखकर उसका बेटा बिना सोचे वहीं रुकने का फैसला कर लेता है और उसी वक्त एक और जवान लड़का भी उसके साथ रहने को तैयार हो जाता है, चाहे उसे पैसे मिले या नहीं। तभी उनके
बीच मौजूद फिट्स नाम का आदमी पैसों की बात उठाता है और कहता है कि इतनी कम रकम में वो नहीं रुकेगा। मजबूरी में कैप्टन इनाम बढ़ा देता है। उधर ग्लास का बेटा और दूसरा लड़का अपने हिस्से के पैसे भी छोड़ देते हैं, जिससे कुल रकम और बढ़ जाती है और अब फिट्स के लिए ये सौदा फायदेमंद लगने लगता है, इसलिए वो भी रुकने को तैयार हो जाता है। इसके बाद बाकी लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं और पीछे सिर्फ 3 लोग और अधमरी हालत में पड़ा ग्लास रह जाता है। ग्लास की हालत इतनी खराब होती है कि फिट्स को यकीन होता है कि वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा, लेकिन समय बीतता है और ग्लास फिर भी जिंदा रहता है। एक शाम जब मौका मिलता है, फिट्स उसके पास आता है और अंदर ही अंदर झुंझलाता है। उसकी वजह से सबकी जान खतरे में है। फिर वो एक खतरनाक फैसला करता है और उसकी सांस रोककर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। उसी समय ग्लास पीछे से आकर जोर से मारता है, जिससे फिट्स दूर जा गिरता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो संभल जाता है और हालात उसके हाथ में आ जाते हैं। वो लड़के को काबू करके उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ग्लास ये सब अपनी आंखों के सामने देखता रहता है, लेकिन गले की चोट और टूटी हालत की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद फिट्स उस शरीर को छुपा देता है ताकि तीसरे लड़के को कुछ पता न चले। जब वो लड़का वहाँ पहुँचता है, तब भी ग्लास सच्चाई बताने में असमर्थ रहता है। रात गुजरती है और सुबह फिट्स झूठ बोलकर उस लड़के को डराता है कि आसपास आदिवासी आ रहे हैं, जिससे वो घबरा जाता है। लड़का ग्लास को छोड़ने के खिलाफ होता है, क्योंकि उसने वादा किया होता है कि वो उसका ध्यान रखेगा, लेकिन फिट्स चालाकी से हालात अपने पक्ष में कर लेता है। वो लड़के से झूठ बोलता है कि कबीले के लोग यहाँ आने ही वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से चलना होगा। वो ग्लास को बेरहमी से घसीटते हुए एक गड्ढे तक ले जाता है और उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है, मानो उसका अंतिम संस्कार कर रहा हो। वो लड़के को भी साथ चलने के लिए मजबूर करता है। अब क्योंकि कबीले के लोग वहाँ आने वाले हैं, इसी डर से लड़का भी वहाँ से चल देता है और आखिरकार दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि ग्लास को अधमरी हालत में वहीं छोड़ दिया जाता है। कुछ देर तक वो उसी मिट्टी के नीचे पड़ा रहता है, फिर अपनी बची खुची ताकत से बाहर निकलता है और रेंगते हुए उस जगह पहुंचता है जहां उसके बेटे की लाश पड़ी होती है। वो दुखी होकर कई घंटों तक वहीं पड़ा रहता है। फिर भूख उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकता है। तभी उसे एक मछली के कंकाल से थोड़ा बहुत सूखा मांस निकाल कर खाता है और किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता है। इसके बाद वो धीरे धीरे एक ऊंचाई तक पहुंचता है और वहां से नीचे बहती नदी तक पहुंचने की कोशिश करता है। काफी संघर्ष के बाद वो नदी तक पहुंचता है, लेकिन उसकी चोटों की वजह से पानी पीना भी उसके लिए आसान नहीं होता। वो जितना भी पानी पीता, गले से निकलने लगता। इसके बाद वो एक बेहद दर्दनाक तरीका अपनाता है। अपने घाव को जलाकर बंद करने की कोशिश करता है, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले कई दिनों तक वो नदी किनारे ही रहता है, पानी और थोड़ी बहुत चीजें खाकर खुद को जिंदा रखता है। एक दिन अचानक आदिवासी उसी इलाके में पहुंच जाते हैं। खतरे को भांपते हुए वो खुद को नदी में बहा देता है और किसी तरह उनसे बच निकलता है। समय के साथ उसके घाव थोड़े भरने लगते हैं और वो धीरे धीरे खड़े होकर चलने लायक हो जाता है। हालांकि अब भी उसका शरीर कमजोर है और खाने की कमी बनी रहती है। वो कभी कभार मछली पकड़कर अपनी जान बचाता है। एक रात उसे दूर आग जलती दिखाई देती है और वो उस तरफ बढ़ता है। वहाँ उसे एक अजनबी आदमी मिलता है जो शिकार पकाकर खा रहा होता है। पहले वो उसे खतरा समझकर हथियार तानता है, लेकिन ग्लास अपनी हालत और इशारों से समझाने की कोशिश करता है कि वो दुश्मन नहीं है बल्कि मदद चाहता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक समझ बनती है, क्योंकि उस आदमी ने भी अपने परिवार और गांव को खो दिया था। अब दोनों के दर्द एक जैसे हैं। अब कहानी नया मोड़ लेती है। वो अजनबी आदमी ग्लास को खाना देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोनों धीरे धीरे सफर आगे बढ़ाते हैं और उस आदमी के पास एक घोड़ा होने की वजह से उनका रास्ता पहले से थोड़ा आसान हो जाता है। उधर दूसरी तरफ फिट्स और वो लड़का जिसने ग्लास को वहीं छोड़ दिया था, अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं। चलते चलते फिट्स की बातों से उस लड़के को समझ आने लगता है कि आसपास कोई आदिवासी नहीं था और ये सब झूठ था जो उसने अपनी जान बचाने के लिए बोला था। ये बात सुनकर लड़के के अंदर गुस्सा उठता है, लेकिन फिट्स बातों में उलझाकर आगे बढ़ाता रहता है। रास्ते में दोनों एक उजड़े हुए गांव से गुजरते हैं, जहां हर तरफ तबाही फैली होती है। लोगों को मार दिया जा चुका होता है और पूरा इलाका वीरान पड़ा होता है। वहीं उन्हें 2 घोड़े मिल जाते हैं और अब वो घोड़ों पर बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले फिट्स उस लड़के को सख्त हिदायत देता है कि जो भी हुआ है उसके बारे में किसी को मत बताना, वरना दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जब दोनों कैप्टन के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कैप्टन और उसकी टीम पहले ही वहां पहुंच चुकी है। कैप्टन अपने वादे के अनुसार दोनों को पैसे देता है, लेकिन वो लड़का पैसे लिए बिना वहां से चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये गिल्ट होता है कि फिट्स के पाप में वो हिस्सेदार है। फिट्स ये देखकर बहाना बना देता है कि वो लड़का अभी सदमे में है और उसके पैसे भी खुद रख लेता है। उधर ग्लास अपने नए साथी के साथ बर्फीले इलाके में सफर कर रहा होता है। तभी एक तेज बर्फीला तूफान आ जाता है। ग्लास की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। उसके घाव सड़ने लगते हैं और बुखार उसे कमजोर कर देता है। ऐसे में वो आदमी उसके लिए लकड़ी का छोटा सा ढांचा बनाता है, उसके जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके कपड़े उतारकर उसे अंदर रखता है और बाहर आग जलाकर उसे गर्म रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगली सुबह जब ग्लास
होश में आता है तो वो आदमी कहीं नजर नहीं आता। थोड़ी दूर जाने पर उसे पता चलता है कि उस आदमी को किसी ने पेड़ से लटका दिया है। ये काम फ्रांसीसी लोगों का होता है। ग्लास आगे बढ़ता है और उनकी एक टोली तक पहुंच जाता है, जहां एक आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। ग्लास उस लड़की को बचाता है और मौके का फायदा उठाकर वहां से घोड़ा लेकर निकल जाता है। भागते वक्त वो कुछ लोगों को गोली मारता है और रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है। सुबह होते ही उसे एहसास होता है कि आदिवासी फिर उसके पीछे आ चुके हैं। वो कुछ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन पीछा नहीं छूटता। अब उसके सामने खतरनाक चट्टान होती है और नीचे गहरी खाई। रुकना मतलब मौत, इसलिए वो घोड़े के साथ ही छलांग लगा देता है। गिरने पर घोड़ा मर जाता है लेकिन ग्लास किसी तरह जिंदा बच जाता है। अब नई मुसीबत ठंड की होती है, क्योंकि उसके पास भालू की खाल नहीं बचती। वो पीछे ही भागते वक्त गिर गई थी। ऐसे में वो अपना दिमाग चलाता है और फिर घोड़े के पेट को काटकर उसके अंदर घुस जाता है ताकि ठंड से बच सके, और पूरी रात उसी के अंदर बिताता है। अगली सुबह वो फिर अपने सफर पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जहाँ फिट्ज और वो लड़का पहुंचे थे, वहाँ एक अजनबी आदमी मदद मांगने आता है और बदले में थोड़े पैसे और एक बोतल देता है। लेकिन ये वही बोतल होती है जो पहले ग्लास के पास छोड़ी गई थी। इसे देखकर उन्हें शक होता है कि ग्लास शायद जिंदा हो सकता है, इसलिए कुछ लोग उस जगह की तरफ निकलते हैं जहाँ से ये बोतल मिली थी। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सच सामने आ जाता है, ग्लास जिंदा है। उसे देखकर कैप्टन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि ग्लास मर चुका है। गुस्से में आकर वो तुरंत उस लड़के को पकड़ने का आदेश देता है और फिट्ज को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन फिट्ज वहाँ से पहले ही गायब हो चुका होता है और कैप्टन के कमरे से पैसे भी लेकर भाग चुका होता है। अब मामला और बड़ा हो जाता है, क्योंकि उस पर धोखा, हत्या और चोरी तीनों के आरोप हैं। कैप्टन उसे पकड़ने का फैसला करता है और ग्लास भी उसके साथ जाने की जिद करता है। साथ ही ग्लास ये साफ कर देता है कि उस लड़के की कोई गलती नहीं है। उसे असली सच्चाई का पता नहीं था, क्योंकि फिट्ज ने उसे भी झूठ बोला था। अब ग्लास और कैप्टन दोनों मिलकर फिट्ज के पीछे निकलते हैं। वो उसके घोड़े के निशानों का पीछा करते हैं और काफी दूर जाने के बाद निशान खत्म हो जाते हैं, जिससे दोनों को अलग अलग दिशाओं में तलाश करनी पड़ती है। तभी अचानक फिट्ज के एक चट्टान के पीछे से निकलकर कैप्टन पर बंदूक तान देता है। कैप्टन उसे आत्मसमर्पण करने को कहता है, लेकिन फिट्ज नहीं मानता और गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास उस दिशा में बढ़ता है। अब क्लाइमैक्स सीन शुरू होता है। ग्लास वहां पहुंचता है और देखता है कि कैप्टन की लाश जमीन पर पड़ी है। आसपास सन्नाटा, कोई दिखाई नहीं देता। वो तुरंत समझ जाता है कि फिट्ज ने अपना खेल खेल दिया है। लेकिन अब ग्लास भी पूरा गेम पलटने के मूड में होता है। वो लकड़ी की एक मोटी टहनी तोड़कर कैप्टन की पीठ के साथ सेट करता है ताकि उसका शरीर सीधा रहे। फिर उसे घोड़े पर बैठा देता है जैसे वो जिंदा हो, और खुद दूसरे घोड़े पर पीछे की तरफ लेट जाता है, बिल्कुल लाश की तरह। प्लान साफ है, फिट्ज को कंफ्यूज करना। जैसे ही दोनों घोड़े आगे बढ़ते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि आगे ग्लास बैठा है और पीछे कैप्टन की बॉडी है। उधर फिट्ज घात लगाए बैठा होता है और जैसे ही उसे ये सीन दिखता है वो बिना सोचे आगे वाले पर गोली चला देता है। गोली लगते ही कैप्टन का शरीर नीचे गिर जाता है और फिट्ज को लगता है कि ग्लास खत्म। अब वो आराम से आगे बढ़ता है और जैसे ही पास जाकर उस शरीर को पलटता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। वो ग्लास नहीं, कैप्टन है। तभी पीछे से ग्लास उठकर उस पर फायर करता है। एक गोली फिट्ज के कंधे में लगती है, लेकिन वो किसी तरह भाग निकलता है। ग्लास उसके पीछे पीछे दौड़ता है और दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहीं दोनों के बीच खतरनाक हाथापाई होती है। दोनों घायल, दोनों टूटे हुए, लेकिन जिद अभी बाकी। तभी दूसरी तरफ वही आदिवासी भी पहुंच जाते हैं जो पहले से इनका पीछा कर रहे थे। माहौल पूरी तरह टाइट। अब ग्लास के पास मौका होता है कि वो फिट्ज को खत्म कर दे, लेकिन वो फिट्ज को मारने के बजाय उसे नदी में छोड़ देता है। फिट्ज बहता हुआ दूसरी तरफ पहुंचता है, लेकिन वहां आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं और खत्म कर देते हैं। इसके बाद वही आदिवासी नदी पार करके ग्लास के पास आते हैं, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी मिल चुकी होती है जो फ्रांसीसी लोगों के कब्जे में थी। वही लड़की जिसे ग्लास ने पहले फ्रांसीसी लोगों से बचाया था। इसीलिए आदिवासी कबीले के लोग उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब अंत में दिखाया जाता है ग्लास पूरी तरह जख्मी हालत में अकेला खड़ा है। ठंडी हवा, शांत माहौल और उसके अंदर का सारा दर्द बाहर आ चुका है। तभी उसे अपनी पत्नी की झलक दिखाई देती है, जैसे उसकी आत्मा उसे देख रही हो। उसकी आंखों में आंसू हैं, सांसें भारी हैं और इसी एहसास के साथ उसकी ये लंबी दर्द भरी जंग खत्म हो जाती है। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ खो देता है लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं थी, ये थी एक इंसान की हिम्मत, दर्द और सर्वाइवल की असली कहानी, जहां उसने हर तकलीफ झेली, हर दर्द सहा, लेकिन आखिर में बदले से ज्यादा इंसानियत को चुना। अब बताओ, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? बदला लेते या छोड़ देते? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही पावरफुल मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।